हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रेडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो देखो, रेडॉक्स में कुछ चीज़ें जो है बाकी है और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो है वो एग्जाम के व्यू से जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। तो हमें ये सारे दो चार पॉइंट हैं जो बचे हैं, ये कवर करने हैं। ये तो, या तो इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे या अगली क्लास तक तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो देखो ज़रा कि जो टॉपिक बचे हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक जो है ये है भैया परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भैया, देखो कि ये होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ये हम क्या काम में लेते हैं ये तो आपको पता ही है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ब्लीच करने के काम में आता है। कपड़ों वगैरह का जो कलर है वो हटाने के काम में आता है। कलर जो है वो उसको अगर आपको हटाना है तो उसके लिए हम ब्लीच करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली होता है CaOCl2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप ध्यान से देखो, ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो यहां पर Cl- ये है +1, तो बेसिकली यहां से आपको मिलेगा कौन सा Cl- आयन। दूसरा जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां से जो है आपको मिलेगा OCl- आयन। यानी कि इसमें दो चीजें, एक तो आपको मिलेगा OCl- और साथ में आपको मिलेगा क्या, Cl-। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ये ब्लीच करता है कपड़ों को। कैसे ब्लीच करता है, तो इसमें पूरा रोल जो है वो किसका होता है, OCl- का होता है। तो OCl- क्या करता है, जिसके साथ या जिसको आप ब्लीच करवाना चाहते हो उसमें जो भी सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है बेसिकली, और उसका ऑक्सीडेशन करके ब्लीच करता है, कलर उड़ा देता है, कलर को गायब कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास OCl, अच्छा ब्लीचिंग में Cl- का कोई रोल नहीं होता। सारा रोल जो है वो होता है किसका, OCl-। दिस आयन will bleach by oxidizing action, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन से जो है क्या कर देगा, ब्लीच कर देगा। अब आप यूं समझो कि जब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका खुद का क्या होगा, खुद का होगा भैया जी रिडक्शन। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जो क्लोरीन है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन +1 में है। तो जब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो इस दौरान खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और खुद का रिडक्शन करके ये किस में चला जाएगा, Cl2 में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो भी सैंपल होता है, आप ये समझना कि वी हैव ए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का एक सैंपल है। अब उस सैंपल में दो चीजें होगी, एक तो होगा CaOCl2, साथ में कुछ होगी इंप्योरिटीज। तो आपको ये तो पता ही है कि जो इंप्योरिटीज होती है ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इनका कोई रोल नहीं होता है रिएक्शन में। तो बेसिकली जो है वो ब्लीच करने का काम CaOCl2 का होगा, और CaOCl2 में किसका होगा, OCl- का होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके सैंपल में जो भी ब्लीचिंग पाउडर की अमाउंट है, जो भी ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट है ना, वो बेसिकली यहां से मिलने वाली जो क्लोरीन होती है Cl2, है ना, इसके परसेंटेज के फॉर्म में हम बताते हैं कि वास्तव में इस सैंपल में ब्लीचिंग पाउडर कितना है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आपको करना क्या है कि जो भी अपने पास इस सैंपल में CaOCl2 का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ CaOCl2 is represented in form of Cl2 which is obtained by the reduction of OCl- and this is called percentage available chlorine in a sample of bleaching powder। तो मैं लिख देता हूं कि the amount of CaOCl2 in an impure sample is represented in form of Cl2 which is obtained by reduction of OCl- during bleaching action
ब्लीचिंग एक्शन ऑफ CaOCl2। ठीक है, तो भैया ये तो हुई डेफिनेशन कि हमें क्या करना है, एक तरीके से आपको ओवरऑल ये पता करना है कि जो भी अपने पास सैंपल है CaOCl2 का, जो भी सैंपल आपको दिया है उस सैंपल में Cl2 कितना है या Cl का अमाउंट कितना है, क्लोरीन का अमाउंट कितना है। अगर आपने क्लोरीन का अमाउंट बता दिया तो बेसिकली हम ये बता देंगे कि परसेंटेज अवेलेबिलिटी क्लोरीन की कितनी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। अब देखो कि मान लो कि हमारे पास W ग्राम का सैंपल है, या मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल है, कोई ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 का 100 ग्राम का सैंपल है। अब इस 100 ग्राम में जो है वो कुछ तो हमारे पास इंप्योरिटीज है, कुछ हमारे पास जो क्या होगा, एक तरीके से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले तो ब्लीचिंग पाउडर होगा। अब भाई इस 100 ग्राम के सैंपल में जितना भी क्लोरीन है वही क्या है, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन है। मान लो मैं ये कहता हूं कि 100 ग्राम सैंपल में जो Cl2 है या क्लोरीन का अमाउंट है वो है 20 ग्राम, तो हमारे पास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 20%। इसका अगर 50 ग्राम है तो परसेंटेज आएगा 50%। ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन अगर मेरे को ये बताना है तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, नीचे तो क्या आएगा, टोटल मास ऑफ सैंपल, है ना, कि ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ना कि सैंपल में आपको अवेलेबल क्लोरीन फाइंड करना है, तो नीचे तो आएगा टोटल मास ऑफ सैंपल, और ऊपर हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ Cl2 in sample and multiplied by 100. This will be the formula of available chlorine in sample. तो अब देखो कि यहां एक ही चीज अननोन है और वो क्या है, टोटल मास ऑफ सैंपल, और वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ Cl2 बाय एनी मेथड। हमें किसी भी मेथड से मास ऑफ Cl2 यहां पर कैलकुलेट करना है, और मास ऑफ Cl2 आ जाएगा तो परसेंटेज तो आ ही जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, मास ऑफ Cl2 यहां पर बताना है। तो अब देखना कि मैं मास ऑफ Cl2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इस सैंपल में हम मास ऑफ Cl2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें यही चीज सीखनी है। देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, बहुत ही आसान सा काम है, पहले हमने जो टाइट्रेशन पढ़े थे उनसे ही रिलेटेड चीज है। देखो जी कि हमें तो ओवरऑल सैंपल में क्या करना है, मास ऑफ Cl2 कैलकुलेट करना है। देखिएगा कैसे करेंगे, देखो कि मेरे पास जो वो इम्प्योर सैंपल है, दिस इज इम्प्योर सैंपल या सैंपल ऑफ CaOCl2। ठीक है, ये हमारे पास एक सैंपल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत ही सीधा सा काम, इस सैंपल में हमारे पास बेसिकली होगा क्या, OCl माइनस होगा, इस सैंपल में OCl माइनस होगा। तो इस सैंपल में आपको यहां पर मिलाना है, या तो आप एसिटिक एसिड काम में ले सकते हो, है ना, या फिर आप डाइल्यूट HCl काम में ले सकते हो, या फिर आप यहां पर ए मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2O ये काम में ले सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी एक काम में ले सकते हो, और तीनों का पर्पस एक ही है, टू मेक solution acidic. This is the purpose of taking of CO2 and H2O. This will give bicarbon H2CO3, है ना, और H2CO3 क्या एक वीक एसिड है जो ब्रेक होकर आपको H+ और HCO3 आयन देगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और एसिडिक मीडियम जब होगा तो अब साथ में आपने जो भी ले रखा है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में बेसिकली यहां से आपको क्या मिलेगी, Cl2 मिलेगी, Cl2। ठीक है, एट दिस Cl2, ये जो Cl2 है ना, इसको आपको क्या करना है, Ki पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में से पास करवाना है। और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में से पास करवाना, याद करो कि Ki को आप जो है वो काम में ले रहे हो, तो मैंने आपको बताया भी था I- को करोगे कन्वर्ट किसमें, I2 में। तो दिस इज नोन एज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, दिस इज आयोडोमेट्रिक, ठीक है, टाइट्रेशन एक तरीके से हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप पहले के लेक्चर्स जाके देखें कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में मैंने आपको बताया क्या था। ठीक है, तो अब देखो कि जैसे ही आप ये काम करोगे तो यहां से I- जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I2। ठीक, और ये जो लिबरेटेड I2 है, दिस लिबरेटेड I2 विल बी अगेन टाइट्रेटेड बाय ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है ना, या इसको हम क्या करेंगे, इसको हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 के साथ, ये इसको ही क्या बोलते हैं हम, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। इस हाइपो सॉल्यूशन के साथ हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब इसके बारे में हमें हर चीज क्या होती है, नोन होती है। तो जब रिएक्शन होती है तो I- बनता है और साथ में क्या बनता है,
साथ में बनता है भैया Na2S4O6। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब देखो कि मैं अगर जो है ओवरऑल दोनों रिएक्शन में लिख दूं तो होगा ये कि यहां से क्या मिली आपको, Cl2 मिली, और हमें फाइनली Cl2 का ही अमाउंट चेक करना है, तो Cl2 प्लस साथ में Ki, यहां से क्या मिलेगी, I2 मिलेगी। ठीक, और इस I2 को आपने ट्रीट कर दिया किसके साथ, Na2S2O3 के साथ ट्रीट कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मिला I- और साथ में बन गया Na2S4O6, ये बनेगा। अब यहां पर समझो बात को कि आयोडीन जीरो से चला गया किसमें, -1 में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 0 से -1 कितने का चेंज हुआ, 1 का, टोटल चेंज होगा कितना, 2 का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर I2 का यहां पर कितना आया, 2 आया। इसकी बात करें तो ये +2 है और ये चला गया +2.5 में, 2 से 2.5 गया कितने का, 0.5 का चेंज, तो टोटल चेंज कितने का हो जाएगा, 1 का चेंज हो जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर विल बी कितना, 1। अब देखो कि हमें तो क्या करना है, इस क्लोरीन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये निकालना है। तो एक काम करता हूं, इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इससे मैं इसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं। ये I2 कहां से आया, ये I2 जो है वो यहां फर्स्ट रिएक्शन से आया है मेरे भाई। तो इस रिएक्शन में जितना भी I2 बना वही तो हमने काम में लिया ना। तो यहां पर जितने ग्राम इक्विवेलेंट I2 के होंगे वो ग्राम इक्विवेलेंट यहीं से तो आए हैं, तो हम I2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वो I2 यहां से आई है और इस I2 के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो Cl2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ ही जाएगी। तो मैं यहां से देखो इस रिएक्शन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। और सेकंड रिएक्शन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, बोल सकता हूं मैं ऐसा। अब भैया देखो कि Cl2 I2 के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल है और I2 के ग्राम इक्विवेलेंट Na2S2O3 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से ऐसा भी बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 and this is the relation from which we have to calculate the mass of क्लोरीन। तो इसी रिलेशन से हम यहां पर क्या करेंगे, क्लोरीन का मास चेक कर लेंगे, क्लोरीन का मास जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कि यहां पर देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्योंकि हाइपो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब आपको नॉर्मलिटी पता है, आपको उसका वॉल्यूम पता है, और नॉर्मलिटी वॉल्यूम आ गई तो हमारे पास जो इसके ग्राम इक्विवेलेंट तो है, तो ये तो हमें पता है। और ये जो है वो हम यहां से क्या कर लेंगे, इसके मोल फाइंड कर लेंगे। और क्लोरीन जो है ना बहुत ही आसान सा काम, वैलेंसी फैक्टर जो है वो Cl2 जिस भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी फैक्टर चेक कर लेंगे। तो मास आ गया, और मास अगर आ गया तो यहां से जो है हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ भैया इसका कंसेप्ट। ठीक है, कि आपको जो है यहाँ पर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन काम में लेना है, जितनी भी क्लोरीन लिबरेटेड हुई उसको जो है किसमें, I2 में कन्वर्ट करने के लिए, या Ki के साथ I2 में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये तो कंसेप्ट हुआ। अब भैया ये सारी चीज हम अगर क्वेश्चन समझेंगे तो ये चीजें बहुत ही आसान आपको लगेगी। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। देखिएगा, तो देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, सारी चीज को हम क्वेश्चन से समझते हैं। केवल और केवल ग्राम इक्विवेलेंट आपको इक्वल करने हैं, जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना मैंने सिखाया है। देखिएगा जरा, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है 3.55 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर was treated with dilute HCl। ठीक है, कि आपके पास कोई सैंपल था और 3.55 ग्राम का था, उसको आपने डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया। ठीक है, लिबरेटेड क्लोरीन was treated with excess of Ki solution and liberated I2 was treated with 80 ml of 0.2 molar hypo solution. Then calculate the percentage of
available chlorine, the percentage of available chlorine in sample of bleaching powder, bleaching powder। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो कि जो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था। आपको क्या करना है, बहुत ही सीधा सा काम, ठीक है, कि मैं ऐसा काम करता हूं कि हमारे पास सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, इसको जो है वो आपने HCl के साथ ट्रीट किया, यहां से क्या निकली होगी, Cl2 निकली होगी। ठीक, फिर इस Cl2 को जो है वो आपने Ki के साथ ट्रीट कर दिया, यहां से क्या निकली होगी, I2 निकली होगी। फिर इस I2 को आपने हाइपो सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर दिया Na2H2O3 के साथ, तो यहां से जो है ये कन्वर्ट हो गया Na4S2O6 में। ठीक है ना, ये रिएक्शन लिखना अब मेरे ख्याल से आ गई होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, कौन से मीडियम में कौन किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक तरीके से रिएक्शन। अब हमें तो क्या करना है, Cl2 का अमाउंट निकालना है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो जरा, कि इस रिएक्शन में वही बात कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, एंड इन दिस रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3। ठीक है, तो यहां से जो है ना, क्योंकि यही सारी I2 हम यहां पर काम में ले रहे हैं, तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से मैं ये बोलूंगा, देख लो जरा, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। क्लियर है बात? तो अब देखो जरा कि हमें तो जो है इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट आपको दे रखे, कितने दे रखे भैया, ये है 80 ml 0.2 मोलर, 0.2 मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर हाइपो का कितना होता है, अभी बताया था कितना, 1, और इनटू इसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, 80, और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भैया 1000 जो है वो ये क्या है, हमने वॉल्यूम ml में लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हुआ, ये आया 1.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो हमारे पास Cl2 की ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। तो अभी देखो ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट से हम एक काम करते हैं, Cl2 के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ देखो मैं यूँ बोलूँगा कि जो हमारा जो Cl2 होता है ना, जब ये रिएक्शन करता है Ki के साथ, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, Cl माइनस में, और आयोडीन जो है ना ये I2 में। तो इस लिबरेटेड आयोडीन को तो हमने हाइपो के साथ काम में ले लिया, और इस केस में इसका वैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से किस में गया है, -1 में। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा, देखो कि मोल, ठीक है, ऑफ Cl2 इनटू वैलेंस फैक्टर 2, ये आगे ग्राम इक्विवेलेंट, दिस शुड बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻²। क्लियर है बात? तो यहां पर मेरे पास Cl2 के मोल्स आ गए, कितने आ गए Cl2 के मोल, 0.8 इंटू 10⁻²। मोल आ गए। तो एक काम करते हैं, हम मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ क्लोरीन इन सैंपल, जितना भी सैंपल था उसमें क्लोरीन के मोल तो है 0.8 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 71 ग्राम के, जितना भी सैंपल है उसमें क्लोरीन का मास इतना है। हमने मोल निकाल लिया, मोल से हमने मास निकाल लिया। तो यहां पर मैं बोलूंगा, देखो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो टोटल मास ऑफ सैंपल तो कितना है, 3.55 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास ये कितना आया, ये आ गया 0.8 इंटू 10⁻² इंटू कितना, 71 ग्राम क्लोरीन, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया भैया, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मैं 10 और इसको मैं 1000 कर दूं, तो ये कैंसिल हो गया अपने पास कितना, 2 टाइम्स। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल भैया ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया अपने पास 16%। ठीक है ना, तो आंसर आएगा इसका कितना, 16%। तो ये तरीका होता है किसी भी सैंपल में परसेंटेज अवेलेबिलिटी चेक करने का। कुछ नहीं है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन ही है एक तरीके से, और कोई नई चीज इसमें हमने नहीं करी है। ठीक है, तो एक छोटा सा टर्म था वो हमने देख लिया, विच इज परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो चीज जो है वो आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास यहां पर बच रहा है, ठीक है ना, इसी रेडॉक्स में, वो है भैया अपने पास हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो जी कि ये वाटर की हार्डनेस जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ से जेई में जो है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर, पहले तो इसको समझो कि ये है क्या, टॉपिक क्या है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर,
ठीक है। तो भैया वाटर की हार्डनेस को अगर आपको समझना है तो पहले तो आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में समझना पड़ेगा। सॉफ्ट वाटर जो होता है वो तो नॉर्मल पानी काम में जो भी नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है। हम बेसिकली वाटर की हार्डनेस जो है वो इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि कई बार जो है वो पानी होता है ना, वो हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो पानी कितना भी रगड़ लो, साबुन रगड़ रगड़ के धो, डिटर्जेंट रगड़ रगड़ के धो, जो है वहां पर जो झाग नहीं बनता है, ठीक है। और झाग नहीं बनता है यानी पानी में कुछ गड़बड़ है, पानी सही नहीं है। एक्चुअल में वो पानी होता है कैसा, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर जो है वो ऐसा पानी होता है जो कि साबुन के साथ आपको झाग नहीं देता। तो पहले तो मैं यही लिख देता हूं कि व्हाट इज हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड क्या होता है, हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर देखो क्या होता है, वाटर which does not produce enough lather with soap और डिटर्जेंट, ठीक है। कि एक ऐसा पानी या पानी का ऐसा सैंपल जो सोप और डिटर्जेंट के साथ लेदर नहीं बनाए, झाग नहीं बनाए, वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। इस तरीके का पानी जो है ना वो हम लॉन्ड्री पर्पस के लिए काम में नहीं ले सकते। इसको आप कपड़े नहीं धो सकते, इसको जो है वो आप धोने के काम में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ऐसे वाटर को जो है वो हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। अब कोई भी पानी जो है वो हार्ड वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है, क्यों होता है, तो भैया वाटर की हार्डनेस जो होती है ना, ये चीज ध्यान में रखो, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू presence of soluble impurities of Mg+2, Ca+2 and Al+3, ठीक है। और भी कई आयन होते हैं, बेसिकली ये ही होते हैं कि भाई देखो क्या होता ये है कि इसमें कुछ ऐसे कैटाइन होते हैं जिनकी वजह से पानी जो है ना वो झाग नहीं दे पाता, किसके साथ, साबुन के साथ। और ये कैटाइन कौन से होता है, Mg+2 हो सकता है, कैल्शियम+2 होता है, Al+3, ये सारे कैटाइन होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये अगर पानी में प्रेजेंट होंगे और इनकी इंप्योरिटीज भी कौन सी, जो सॉल्युबल होगी, तो सॉल्युबल होगी तो आपको दिखाई नहीं दे, देखने में नॉर्मल लगेगा, लेकिन जो वास्तव में उनके अंदर ये कैटाइन प्रेजेंट होते हैं उस पानी में, और इसी की वजह से जो है वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। अब क्यों नहीं बनाता है, कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि साबुन के साथ झाग नहीं बना पाते हैं। तो भैया देखो कि जो साबुन या डिटर्जेंट होता है ना, उसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है सोडियम स्टीरिएट, C17H35COONA। ये सोडियम स्टीरिएट है, सोडियम स्टीरिएट, ठीक है। तो अब जो सोडियम स्टीरिएट होता है, ठीक, बेसिकली ये क्या करता है, आपने देखो सरफेस केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है, 12th का चैप्टर है, टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, वहां आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली जो है कोई भी साबुन का जो क्लींसिंग एक्शन होता है ना, उसमें बेसिकली ये जो सोडियम स्टीरेट है ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, और मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है तब तो वो साबुन जो है वो काम करेगा। अगर मिसेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो साबुन काम नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो इनमें से कोई आयन प्रेजेंट है, मान लो कैल्शियम Ca+2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, Ca+2 जो है ना C17H35COO- और ये बना लेगा भैया जी कैल्शियम स्टीरिएट, ये बना लेगा, ठीक है। कि स्टीरिएट आयन जो है, जो कि मेन साबुन का कंपोनेंट है, जिसकी वजह से साबुन का क्लींसिंग एक्शन होता है, ये जो है कैल्शियम जो है वो उसको क्या कर लेगा, इसमें एंगेज कर लेगा, खुद में एंगेज कर लेगा। और खुद में एंगेज करने की वजह से, अच्छा ये सॉल्युबल है उसमें, है ना, और खुद में एंगेज करने की वजह से अब मिसेल का फॉर्मेशन क्या हो गया, रुक गया, मिसेल बनेगा नहीं। और मिसेल नहीं बनेगा तो हम ये बोलेंगे कि आप उसको चाहे लाख रगड़ो, चाहे 1000 रगड़ो, है ना, कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि जो साबुन में जो चीज़ काम की है वो तो क्या हो गई, हट गई है, चली गई है, इसलिए जो है वो साबुन झाग नहीं बनाएगा, क्योंकि मिसेल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये है भैया अपने पास हार्डनेस ऑफ वाटर का कारण, ठीक है। अब देखो कि जो हार्डनेस होती है ना, ये दो तरीके की होती है, पानी की हार्डनेस दो तरीके की होती है। अब ये कौन कौन सी होती है, तो समझो बात को, दो तरीके की हार्डनेस है अपने पास, देखिएगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है भैया टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं
परमानेंट हार्डनेस। दो तरीके की हार्डनेस है, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस है, दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। अगर हम बात करें टेम्परेरी हार्डनेस की, ठीक है, तो भैया देखो कि ये जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, केवल पानी को बॉईल करके आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है ना। कि आपको पता चला यार ये पानी जो है वो सही ठीक काम नहीं कर रहा है, झाग नहीं दे रहा है, तो आप उस पानी को बॉईल करो, और बॉईल करने पर अगर वो पानी नॉर्मल की तरह बिहेव करना लग जाए या साबुन के साथ झाग देने लग जाए, तो वहां हार्डनेस वो जरूर कैसी रही होगी, टेम्परेरी हार्डनेस रही होगी। तो यहां पर हम ये बोलेंगे इट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको केवल आप वाटर को बॉईल करके हटा सकते हो, दूर कर सकते हो। जबकि दूसरी जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना, यहां पर हम बोलते हैं इट कैन नॉट बी रिमूव्ड ओनली बाय बॉइलिंग, ठीक है। इसको हम केवल और केवल बॉइलिंग से जो है वो नहीं हटा सकते हैं, कि केवल और केवल आप बॉईल करके नहीं हटा सकते हो, कुछ स्पेसिफाइड मेथड होते हैं, ठीक है ना। यहां पर परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए तो वो काम में लेने पड़ते हैं। तो यहां ये भी लिख देता हूं, सम स्पेसिफाइड मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, और दूसरा टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। भैया जो परमानेंट हार्डनेस होती है, इसमें हम बोलते हैं इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ Ca+2 एंड Mg+2। कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, बाइकार्बोनेट के कारण। और बाइकार्बोनेट जैसे हमारे पास हो गया CaHCO3 या हो गया MgHCO3 दीज आर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके कारण होती है। जबकि भैया जो परमानेंट हार्डनेस होती है, यहां पर मैं लिखूंगा इट इज ड्यू टू क्लोराइड सल्फेट, ठीक है। क्लोराइड हमारे पास Cl-, सल्फेट हमारे पास SO4-2, ठीक है। इट इज ड्यू टू क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, ऑफ Mg+2 Ca+2 या फिर Al+3, ठीक है ना। तो ये होगी भैया बेसिकली क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और ये सारे के सारे जो है ना वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, घुले हुए हैं। और इन सब के कारण ही जो है वो हमारा पानी जो है वो झाग नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ये सब ने सोडियम स्टीरिएट को मिसेल बनाने से क्या कर दिया है, रोक दिया, इसलिए पानी झाग नहीं बना पा रहा है। तो ये तो हुई भैया टेम्परेरी हार्डनेस, ये हुई भैया हमारे पास क्या, परमानेंट हार्डनेस। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब देखो कि अच्छा कि हार्डनेस से क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। अब हम समझते हैं कि हार्डनेस जो वो हम हटाते कैसे हैं, कि आपको हार्डनेस पानी को जो है सॉफ्ट वाटर में बदलना है, ठीक है ना। आप चाहते हो कि पानी हमारा नॉर्मल पानी की तरह बिहेव करे, वो जो है वो साबुन के साथ काम में आ जाए या साबुन के साथ झाग बनाए, तो इसके लिए हटाते कैसे हैं। तो भैया देखो, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ठीक है, आपको हार्डनेस को हटाना है। तो दोनों हार्डनेस को हटाने के हम मेथड देखेंगे, परमानेंट को कैसे हटाते हैं और टेम्परेरी को कैसे हटाते हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस of water या रिमूवल मेथड्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है। देखो जी, क्या हार्डनेस को कैसे हटाते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम। सबसे पहले तो बाय बॉइलिंग, तो केवल आप बॉइल करके हार्डनेस को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि बॉईल करके हार्डनेस को हटा तो सकते हैं, लेकिन केवल कौन सी हार्डनेस को बॉईल करके हटाया जा सकता है, तो केवल टेम्परेरी हार्डनेस को बॉईल करके हटाया जा सकता है। तो दिस इज ओनली फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। ये केवल और केवल वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो है वो काम में आता है।
देखो जी क्या करेंगे। और याद रखने का तरीका भी यही है कि कई बार जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जो है वो ये क्या थी, ये परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस जो कार्बोनेट की वजह से थी, बाइकार्बोनेट की वजह से थी, या फिर जो है ये किसकी, क्लोराइड सल्फेट। तो भैया देखो क्या गर्म करेंगे और गर्म करने पर जो हार्डनेस हट रही है, तो बेसिकली जो बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं ना, तो कुछ ऐसा होगा जिससे हार्डनेस जो वो हट जाएगी। आप ध्यान से देखो कि हमारे पास सॉल्यूशन में जो हार्डनेस है ना, वो है भैया कैल्शियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है भैया जी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, मैंने आपको शुरू में लिखवाया कि भाई हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम +2, Mg+2 और Al+3। कि भाई ये 3 आयन होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और Al होता है। बेसिकली ये 3 होते हैं, इनकी वजह से ही हार्डनेस आती है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। आपको कुछ भी करके सॉल्यूशन से ये आयन गायब करनी है, बस इतना ही काम करना है। कि अगर आप हार्डनेस हटाना चाहते हो ना, पानी को सॉफ्ट बनाना चाहते हो वापस से, तो आप इसमें से Ca+2 को हटा दो, आप इसमें से Mg+2, Al+3 इन सबको क्या कर दो, हटा दो। और इन सबको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हो आप, या तो इनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दो, है ना, जनरली हम क्या करते हैं प्रेसिपिटेट में ही कन्वर्ट करते हैं, या कुछ भी करके जो है इनको यहां से पानी से निकाल दो, फेंक दो, हमारा काम हो जाएगा, पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको हीट करते हो कि जो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो बनेगा भैया जी CaCO3, साथ में बनेगा H2O, और साथ में जो है ये क्या हो गया, CO2 गैस बाहर। अब देखो CaCO3 जो होता है ना, ये आपको पता ही है कि इसका पीपीटी आता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी आता है। तो भैया क्या होगा कि जैसे ही आप उसको गर्म करोगे ना, तो उसके अंदर जितना भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा वो सारा का सारा H2O CO2, ये तो क्या हो जाएगा, CO2 तो रिलीज हो गई, और कैल्शियम का कार्बोनेट आपको जो निचे व्हाइट व्हाइट पेंदे में जमा हुआ मिल जाएगा। उसको छान के अलग कर लो, तो पानी जो है वो हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली जो Ca+2 आयन था सॉल्यूशन का, उसको क्या कर दिया, हमने हटा दिया। ठीक है, दूसरा अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, तो यहां पर हमारे पास बनता है भैया जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2O। यहां पर ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना, सॉरी CO2, यहां पर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, कि देखो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना कि भैया क्वेश्चन ये आता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, पानी के अंदर बॉईल करते हैं, तब तो जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जो है वो पानी के अंदर बॉईल करते हैं तो जो है वो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनता है। अब ऐसा क्यों, देखो दोनों में हुआ वही है कि Mg+2 और Ca+2 सॉल्यूशन से हट गए पीपीटी के फॉर्म में, तो हुआ वही है। हमें तो पर्पस यही है कि Mg+2 Ca+2 को इनको क्या करना है, हटाना है। तो यहां पर CaCO3 के फॉर्म में हटा, यहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, तो ये तो बात हो गई हटाने की, कि मेन पर्पस तो हमारा ये था। अब एक एडिशनल सवाल ये है कि यहां इसको हीट करने पर, बॉईल करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन रहा है, जबकि इसको बॉईल करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन रहा है। तो आपसे पूछना चाहूंगा ऐसा क्यों, रीजन क्या है? तो रीजन ये है, देखो जरा, कि यहां पर बनना चाहिए था क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेकिन होता यह है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH2 इज लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ MgCO3, कि MgCO3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, MgOH2 की कम होती है। तो जो कम सॉल्युबल है उसका प्रेसिपिटेट पहले कन्वर्ट होगा, पहले प्रेसिपिटेट में बदलेगा। तो इसलिए जो MgOH2 का प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया, मैग्नीशियम कार्बोनेट से पहले बनता है। इसलिए जो है यहां पर पीपीटी बन रहा है किसका, MgOH2। ध्यान रखिएगा AR वाले क्वेश्चन में अगर आए तो MgOH2 जो है ना, ये क्या होता है, कम सॉल्युबल होता है, इसका KSP जो है बहुत कम होता है, इसलिए बेसिकली जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये पहले पीपीटी में कन्वर्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का तरीका है, केवल आप सिंपल क्या कर सकते हो भैया, बॉइलिंग कर सकते हो, और सिंपल बॉईल करके जो है वो आप हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला अपने पास तरीका, मेथड। दूसरा तरीका देखो कि हमें तो क्या करना है, कुछ भी करके Ca+2 और Mg+2 को हटाना है। कैसे हटाना है, कैसे भी हटाओ भैया, हमें नहीं पता, कुछ भी कर सकते हो आप हटाने के लिए। दूसरा तरीका है बाय एडिशन ऑफ CaOH2 और CaO। ठीक है भैया, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, और इसको हम बोलते हैं स्लैकलाइम। ठीक है, तो हम ये मिलाकर भी हार्डनेस को हटा सकते हैं।
आप देखिएगा कि कैसे क्या करेंगे, हटाएंगे कैसे। तो बेसिकली हमारे पास CaOH2, या फिर आप यूँ कहो कि हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन में है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन है, और अगर आपने मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, CaCO3 में, ठीक है। ये जितना भी होगा वो सारा का सारा जो है इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, CaCO3 में कन्वर्ट कर दिया। और साथ में जो है वो हमारे पास हमें जो भी मिलेगा H2O, ठीक है, या CO2 जो भी मिलेगा वो मिल गया, और CaCO3 का क्या आ गया, यहाँ पर PPT आ गया। और वही बात कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या हो चुका है, हट चुका है, और कैल्शियम कार्बोनेट हट गया तो हमें जो है वो Ca+2 को हटाना था, वो हमने हटा दिया, ठीक है। तो एक तो ये है। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा MgHCO3 होल ट्वाइस, अगर ये होगा तो जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाओगे, सेलेक्ट लाइम इसमें मिलाओगे, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है, पहले तो जो है वो एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, आप बोल सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनेगा भैया जी MgOH2, और इसका पता है कि क्या बनता है, PPT बनता है। तो मैग्नीशियम आयन PPT के फॉर्म में हट गया, और साथ में जो है ना यहां पर बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, वही कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगेन, ठीक है। अब भाई देखो जहां पर भी हम ये मिलाएंगे CaOH2, ऐसा तो है नहीं वहां पर इसका केवल एक मॉलिक्यूल मिलाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है आगे अगेन CaOH2 की प्रेजेंस में CaCO3, और साथ में H2O में जो है इसका क्या बन गया, यहाँ पर अगेन PPT बन गया, और ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये भी हम तरीका आजमा सकते हैं, ये भी हम काम में ले सकते हैं कि आप हार्डनेस को हटाने के लिए या तो CaO मिला दो या फिर जो CaOH2 मिला दो। अब क्योंकि पानी है तो अगर आप CaO मिलाओगे तो ये भी पहले क्या करेगा, बेसिकली CaO को पानी में मिला के CaOH2 देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन जो है किसकी होनी है, फाइनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ही रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारे पास बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड, है ना, फॉर टेम्परेरी, है ना, या ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। तो ये भी हम टेम्परेरी हार्डनेस को ही हटाने के लिए काम में लेते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और भी देखो कई मेथड है, देखते हैं जरा। तो भैया ये जो मेथड है इसको हम क्लार्क्स मेथड भी बोलते हैं ना, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लार्क्स मेथड, ठीक है, इसको हम क्लार्क्स मेथड भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, कई जगह लिखा होता है क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, या तो सिलेक्ट लाइम या फिर क्विक लाइम जो है वो पानी में आपको ऐड करना है, हार्ड वाटर में ऐड करना है। और हार्ड वाटर जो है अगर उसमें कोई टेम्परेरी हार्डनेस होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे Ca+2 कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो भैया देखो जरा कि अगली बात हम करते हैं, जो थर्ड मेथड है ना वो है भैया बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। क्या आप वॉशिंग सोडा जनरली काम में लेके जो है उसको भी आप एक तरीके से हटा सकते हो जो भी अपने पास हार्डनेस है। कैसे देखिएगा, तो थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं भैया सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा। तो आप क्या करोगे कि जो भी अपने पास हार्ड वाटर का सैंपल है उसमें केवल आपको वॉशिंग सोडा ऐड करना है ना। और ये जो मेथड है ना ये हम काम में लेते हैं जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए काम में लेते हैं। तो दिस इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। ये जो है वो एक तरीके से हम बोलेंगे कि परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए काम में लेते हैं। आप ये समझो कि वॉशिंग सोडा जो है ना ये आप मिलाओगे तो मुझे ये बताओ कि परमानेंट हार्डनेस किस वजह से है, वो Ca+2 के कारण है, वो Mg+2 के कारण है। तो होगा ये कि मान लो हमारे पास है CaSO4 है मान लो, ठीक है, कि अब यही तो है CaSO4 जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है और कैल्शियम सल्फेट के कारण परमानेंट हार्डनेस होगी। तो यहां पर जैसे ही आप क्या करोगे Na2CO3 इसमें मिलाओगे तो एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन परफॉर्म होगी, बनेगा CaCO3, साथ में जो है वो हमें मिल गया यहाँ पर क्या जो है वो अपने पास Na2CO3 और Na2SO4 आपको साथ में मिलेगा Na2SO4। अब देखो कि जो CaCO3 है इसका तो जो PPT बन गया
और पीपीटी बन गया तो इसको छान के क्या कर लो, अलग कर लो। और ये जो Na2SO4 है ये पानी में रहेगा, और हमें पता है कि जो Na+ आयन होते हैं ये हार्डनेस इनके कारण नहीं होती है, Na+ के कारण हार्डनेस कभी भी नहीं होगी, वो Ca+2 के कारण होगी। हमें कुछ भी करके Ca+2 को यहाँ से क्या करना होता है, हटाना होता है, वो हमने यहाँ पर हटा दिया Na2CO3 मिला के। तो वॉशिंग सोडा काम में लेकर भी हम क्या कर सकते हैं भैया जी, हार्डनेस को जो है वो हटा सकते हैं। चौथा जो कारण है या चौथा जो अपने पास तरीका होता है हार्डनेस हटाने का, ये होता है भैया बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक है, बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक है, देखो जी कि ये जो मेथड है हम आयन एक्सचेंज रेजिन्स काम में लेते हुए भी एक तरीके से परमानेंट हार्डनेस जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो भैया ये जो मेथड है ना इसको हम परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है रेजिन। ठीक है, तो ये रेजिन क्या होते हैं, तो रेजिन जो है ये एक्चुअल में एक क्लास होती है कंपाउंड की, और बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, यहां पर जो रेजिन हम काम में लेते हैं ये होते हैं भैया सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, ये यहां पर रेजिन्स होते हैं, इनको हम यहां काम में लेते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो दिस मेथड ये भी जो है ना वो फॉर परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो इसको भी हम जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम में लेते हैं। अब सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जो है, अच्छा जो लार्ज स्केल पर जो बड़े बड़े वाटर प्लांट होते हैं, जो वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी को आपको जो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होता है, तो बेसिकली ये जो है मेथड ये हम कॉमर्शियल स्केल पर काम में लेते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जैसे हो गया Na2Al2Si2O8। ठीक है, इस तरीके के जो कंपाउंड है इनको हम बोलते हैं रेजिन्स या सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, तो यहां पर हम इनको काम में लेंगे। इसको हम बेसिकली जो है मैं इसको Na2 और ये R से इंडिकेट कर देता हूं, है ना, या Na2R से इंडिकेट इसको मैं कर रहा हूं। अब देखो होगा ये कि जब आप क्या करोगे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो हमारे पास हार्ड वाटर है कि हार्ड वाटर, अब हार्ड वाटर में कौन से आयन होंगे, वही Ca+2 होगा या Mg+2 होगा। इसमें आपको क्या करना है, Na2R मिक्स करना है, यानी कि इसमें सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट ये जो है वो आपको मिलाने हैं। तो भैया जी जितने भी हमारे पास यहाँ पर Ca+2 होंगे, एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी और हमें यहाँ पर मिल जाएगा CaR2 या फिर MgR2। इसका तो आपको मिल गया क्या, प्रेसिपिटेट, है ना, और साथ में जो है यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, एक तरीके से सोडियम अलग हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ है, तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने की वजह से इसको छान के क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और Na+ आयन बाहर हो गया। इस Na+ की वजह से हमें पता है किसी तरह की कोई हार्डनेस होती नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परम्यूटेड मेथड, और ये जो है वो इसमें आयन एक्सचेंज रेजिन काम में लेते हैं, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट काम में लेते हैं, जिससे हम वाटर को क्या करते हैं, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक हमारे पास मेथड है। लास्ट एक मेथड हम और देख लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन जो है वो जेईई में भी पूछा गया है। देखो जी केल्गन मेथड जिसको हम बोलते हैं ना, केल्गन मेथड। ठीक है, तो लास्ट मेथड है, और जो केल्गन मेथड है ये भी काम में आता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। देखो जी केल्गन मेथड, या फिर आप बोल दो बाय यूजिंग पॉलीफॉस्फेट्स। ठीक है, या इसको हम केल्गन मेथड भी बोलते हैं। सीधा सा काम, बिल्कुल जो अभी हमने देखा था ठीक वैसा ही है। ठीक है, हमें तो क्या करना है, कुछ भी करके जो भी हार्डनेस कॉजिंग आयंस है उनको जो है सॉल्यूशन से क्या करना है, हटाना है। Ca+2 हो गए, Mg+2 हो गए, इनको हमें सॉल्यूशन से क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखिएगा कि केल्गन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पॉलीफॉस्फेट होते हैं कुछ, ठीक है ना, कि पॉलीफॉस्फेट लाइक आप बोल सकते हो कि जैसे सोडियम पॉलीफॉस्फेट, ठीक है, जैसे इस तरह के कंपाउंड NaPO3N, ठीक है, यहाँ N की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी ऐसे हो सकती है, ये हमारे पास पॉलीफॉस्फेट है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या है कि जो भी हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर,
ठीक। अब वही बात कि हार्ड वाटर में क्या होगा, Ca+2 या Mg+2 होगा। इसको आपको पॉलीफॉस्फेट के साथ ट्रीट करना है। जैसे मान लो यहाँ पर पॉलीफॉस्फेट n की कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 4, 5 या फिर मैं 6 यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो अपने पास जब रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली जो है वो जितने भी अपने पास Ca+2 या Mg+2 होंगे ना, ये सारे के सारे जो है इसके साथ मिलकर, जैसे ये हमारे पास हो गया Ca, ये हो गया P2 या O18 या P6O18, इस तरीके के जो है वो कंपाउंड बन जाएंगे। और साथ में जो है यहाँ से Na+ जितने भी होंगे ये क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से जो है वो हम बोलेंगे कि पॉलीफॉस्फेट को काम में लेते हुए, या फिर आप यूँ कहो कि कंपाउंड बनेगा अपने पास क्या, Na4Ca P6O18, और सारे के सारे जितने भी Ca+2 होंगे या Mg+2 होंगे सारे सॉल्यूशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और सोडियम आयन जो है ना वो एक तरीके से सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। सोडियम आयन की वजह से किसी तरीके की कोई हार्डनेस होती नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, इसको हम बोलते हैं कैल्गन मेथड, ठीक है। तो भैया देखो कि 5 अपने पास तरीके हैं। अच्छा, ये भी जो है फॉर परमानेंट हार्डनेस, तो ये भी एक तरीके से हम काम में लेते हैं। किसके लिए भैया जी, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी कि टोटल जो है वो हमारे पास हमने हार्डनेस को हटा दिया। हार्डनेस जो है वो दूर करने के 5 तरीके हैं। अब देखो जरा कि अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना, लास्ट अपने पास हार्डनेस के बारे में जो हमें पढ़ना है वो है भैया जी डिग्री ऑफ हार्डनेस। देखो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, डिग्री ऑफ हार्डनेस देखो कि यहीं से जो है वो न्यूमेरिकल बनता है। कि आपको ये दे दिया कि हमारे पास मान लो 2 वाटर सैंपल है, ठीक है। अब एक जो है वो ज्यादा हार्ड है, एक कम हार्ड है। तो अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे मेजर करें कि ये वाला ज्यादा हार्ड है तो कितना है, ये वाला कम हार्ड है तो कितना है। तो इसी चीज को हम मैथमेटिकली मेजर करते हैं, किससे, डिग्री ऑफ हार्डनेस से, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ हार्डनेस होती क्या है, तो पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूं, फिर हम इसको समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि ये वास्तव में जो है क्या। तो इसको डिफाइन तो हम कुछ यूं करते हैं कि द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू the amount of all hardness causing substance, ठीक है। the amount of calcium carbonate equivalent to amount of all hardness causing substance present in 10⁶ ग्राम of water, ठीक है। अब देखो कि 10⁶ ग्राम जो होता है ये होता है मिलियन। तो इसकी जो यूनिट होगी है ना, इज कॉल्ड हार्डनेस या डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है। ये तो है डिग्री ऑफ हार्डनेस। अभी समझाता हूं क्या होता है। एंड इट्स यूनिट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन, कि जो हार्डनेस की यूनिट है ये हम ppm में डिफाइन करते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, जब भी हम हार्डनेस की बात करेंगे तो वहां पर जो है यूनिट आपको क्या लेनी है, ppm। हार्डनेस हमेशा ppm में कैलकुलेट करेंगे, यानी हमें यह बताना है कि 10⁶ पार्ट में से वो चीज कितनी है, ठीक है। अब आप इसको समझो जरा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कोई 100 ml सॉल्यूशन है ना, कि इफ 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है। ये हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि 100 ml हार्डनेस को समझने के लिए, फिर हम इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज जो है पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आप यूं समझो कि हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, और 100 ml सॉल्यूशन में मैंने आपको कुछ चीजें दे दी, जैसे x ग्राम मैंने आपको दे दिया, मान लो x ग्राम वहां पर होगा कैल्शियम सल्फेट होगा, है ना। कि फिर मैंने दे दिया मान लो y ग्राम जो है वहां पर कुछ और मान लो KCl होगा, z ग्राम जो है वो कुछ और मान लो MgCl2 ये मैंने दे दिया, और फिर मान लो कुछ a ग्राम समथिंग जो है कोई और आयन यहाँ पर हो सकता है, मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट हम यहाँ ले लेते हैं या बाइकार्बोनेट हम ले लेते हैं, ठीक है। कि पानी है 100 ग्राम है, ठीक है, या 100 ग्राम यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह मैं वाटर कर देता हूं, और 100 ग्राम वाटर में ये सारी चीजें जो है वो डिसॉल्व है। अब हमें यहां पर इस पानी की हार्डनेस बतानी कि भैया ये पानी हार्ड है, हार्ड वाटर। पहली बात तो ये हार्ड वाटर क्यों है, तो ये हार्ड वाटर इसलिए है क्योंकि यहां पर कैल्शियम सल्फेट है, Ca+2 प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये हार्ड वाटर है।
मुझे बताओ KCl के प्रेजेंट होने की वजह से पानी की हार्डनेस होती है क्या? ना भैया, कैल्शियम के कारण होती है, KCl के कारण नहीं होती है। पोटेशियम, सोडियम, ये जो आयन होते हैं इनकी वजह से हार्डनेस नहीं होती है। तो भैया KCl का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, KCl का हार्डनेस में कोई जो है वो एक तरीके से इसको हम काम में नहीं लेंगे, ठीक है। फिर देखो MgCl2 बिल्कुल भैया ये भी हार्डनेस कॉजिंग होता है। फिर MgHCO3 ये भी हार्डनेस कॉजिंग होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो एक तरीके से परमानेंट हार्डनेस के लिए, और ये वाला जो है क्या होता है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। तो भैया ये तीन चीजें हैं और ये तीनों चीजें जो क्या कर रही है, पानी को हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर रही है। तो अब हमें जो इनको ही क्या करना है, अगर आपको हार्डनेस मेजर करनी है ना तो हमें ये तीन चीजें ही कंसिडर करनी है, KCl का यहां पर कोई रोल नहीं होगा। क्लियर है बात? तो अब देखो जरा कि हार्डनेस जो है वो होती क्या है। तो मैंने यहां पर ये लिखा है कि द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ ऑल हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि मैं ये मान के चलूं कि अगर इन सब को, इन सारे जितने भी हमारे पास है जो कि हार्डनेस को क्या कर रहे हैं, हार्डनेस पानी को हार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं या वाटर को हार्ड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आयन रेस्पॉन्सिबल है, इन सबको मैं हटा दूं और इन सबको जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्लेस कर दूं। समझो बात को, इन सबको मैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्लेस कर दूं, कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्लेस कर दूं, तो आपको इन सबको रिप्लेस करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का जितना मास चाहिए पर 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर, क्या 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर के में कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का जितना मास चाहिए इन सबको हटाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस। अब समझो बात को कैसे, कि मैंने कहा है कि द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ ऑल हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। एक काम करता हूं कि मैं ये चेक कर लेता हूं कि इन तीनों के टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। इन तीनों के टोटल मिलीग्राम जितने होंगे, इक्विवेलेंट जितने होंगे, उतने ही मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे। तो भैया इन तीनों को हटा के आप कैल्शियम कार्बोनेट के उतने मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिला दो, तो हम बोलेंगे कि वो हमारे पास एक तरीके से हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए। वहां से हम क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो जरा, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हम इन सब को हटा के कैल्शियम कार्बोनेट के उतने मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिलाने या ग्राम इक्विवेलेंट मिलाने जितने कि इन सब के हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये लो MgHCO3 होल ट्वाइस। ये लो जी, हमने क्या किया कि सबको ऐड करके जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट को कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ, इनको अगर मुझे हटाना है सॉल्यूशन में से तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो भैया देखो जरा, यहाँ पर आपको इनका मास दे रखा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या रहेगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो देखिएगा यहां पर तो मैं एक काम करता हूं, इसके मोल कितने, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास 96 और 40 कितना आ जाएगा, 136, ठीक है। फिर यहां पर देखो इसके मोल अगर मैं निकालूं तो गिवन मास इज Z और इसका आ जाएगा कितना, 71 प्लस कितना 24। तो ये हमारे पास हो गया Z बाय टोटल कितना आ गया 95। क्लियर है बात? और फिर यहां पर हम चेक करते हैं, इसका जो है वो मोल आ जाएगा गिवन मास अपॉन जो है वो जितना भी इसका मोलर मास आता है, मैग्नीशियम का कितना 24, कार्बन का हो गया 2, 24 अगेन जो हो किसका हो गया, कार्बन का, प्लस ये हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने आ गए 16 और 16 इंटू कितना 6, ये हमारे पास जो क्या है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो ये हमारे पास आएगा कितना 146, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके मोल आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं निकाल लेता हूँ भैया मोल इंटू वैलेंस फैक्टर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 2, ठीक। फिर दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास है कितना, इसके मोल आ गए अपने पास CaSO4 के कितने, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वैलेंस फैक्टर, प्लस इसके लिए मैं लिखूंगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वैलेंस फैक्टर, और इसके लिए लिखूंगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर। देखो जी कि ये हमारे पास सबके लिए एक तरीके से जो है वो हमारे पास टोटल मोल आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के। आप देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो मोल्स ऑफ CaCO3 ये आ जाएंगे कितने, X बाय 136 प्लस Z बाय 95 प्लस A बाय 146, ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के। लेकिन भैया ये हार्डनेस नहीं है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का वो मास निकालना है जो कि अगर मैं इन सबको हटाऊं यहां से, ठीक है, तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रिक्वायर्ड है ताकि वाटर की हार्डनेस का मेजरमेंट उतना ही हो।
कि आपको जो आपने टोटल ग्राम इक्विवेलेंट तो निकाल लिए कैल्शियम कार्बोनेट के, अब यहां से कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं मास निकालूं तो देखिएगा जरा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या 100 से, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया x/136 z/95 प्लस a/146 इंटू कितना 100, ये ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का मास। अब देखो जरा कि ये तो है 100 ml ऑफ वाटर में, 100 ग्राम में 100 ml, अच्छा वाटर की डेंसिटी जो होती है कितनी 1 ग्राम पर ml, तो 100 ml है, तो यहाँ पर मास भी आपको कितना लेना है 100 ग्राम में लेना है, तो ये तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में है, और जब हम हार्डनेस का मेजरमेंट करते हैं तो वो कितना 10⁶ में होता है, तो 100 में इतना है, तो मुझे बताओ 10⁶ में कितना होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया हार्डनेस है ना, तो हार्डनेस के लिए आपको इसको जो है 10⁶ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं ये बोलूंगा 100 में जो हो इतना है, तो एक में कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 100, तो 10⁶ में हो जाएगा x/136 प्लस z/95 प्लस a/146 इंटू यहाँ आ जाएगा कितना 10⁶, दिस इज आंसर, दिस इज द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, यही है हार्डनेस वाटर की, किस में आई है ppm में आई है। अब भैया ये चीज़ मुझे पता है ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसी को हम एक काम करते हैं भैया, इसी को जो है मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा जरा, है ना, इसको क्वेश्चन से हम समझेंगे तो ये ठीक बेटर तरीके से समझ में आएगी। आप एक बार इसको नोट तो करो, नोट करके जो है ये क्वेश्चन हम करते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन इस पर लेंगे तो वाटर की हार्डनेस जो है वो समझ में आएगी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन करने पर बहुत आसान लगती है। देखो कि मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में हार्डनेस का मतलब क्या है, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखता हूं कि भैया ए सर्टेन सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, ए सर्टेन सैंपल ऑफ hard water, तो a certain sample of hard water is found to contain 16 ppm of CaSO4 and 19 ppm of MgCl2, ठीक है, आपको ये बोला है कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो जी कि आपको जो है ये बताना है कि पानी की हार्डनेस कितनी है, यहां पर आपको पीपीएम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पीपीएम में ही दे रखा है। तो भैया हम ये मान के चलते हैं यहां पर कि हमारे पास ये जितने भी है, वो कैल्शियम सल्फेट हो चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, इन दोनों को हम कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्लेस कर दें, तो इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास चाहिए, वो ही जो है वो क्या होगा हार्डनेस होगा। तो भैया देखो जरा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट, वही बात कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2। क्लियर है बात, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर देते हैं कि भाई आपको इसको भी हटाना है इसको भी हटाना है, और दोनों को हटाने के लिए टोटल इतने ग्राम इक्विवेलेंट आपको हटाने पड़ेंगे, तो इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके मिलाने पड़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के मिलाने पड़ेंगे, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के मिलाने हैं वही क्या होता है हार्डनेस होता है। तो यहाँ पर आप देखो जरा कि मैं कैल्शियम सल्फेट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए 16 ppm का मतलब क्या है 16 ppm, यानी कि मैं बोलूंगा 10⁶ में जो कैल्शियम सल्फेट कितना है यह है 16 ग्राम, ठीक है, और दूसरी तरफ 19 ppm का मतलब क्या है 19 ppm का मतलब हो गया कि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है, यह है भैया 19 ग्राम, ठीक है। तो अब अगर आपको ये निकालना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 136 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस इसके लिए जो 19 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना 95 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना 2, और यहाँ पर देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके लिए मैं निकाल लेता हूँ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना 2, तो मेरे पास मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के मोल आ गए 16/136 प्लस 19/95, ठीक है। तो ये जो है वो अपने पास मोल आ गए, मोल से एक काम करता हूँ मैं मास निकाल लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मास ऑफ CaCO3 विल बी 16/136 प्लस 19/95
इंटू कितना कर दूं, 100 कर दूं, ठीक है ना। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 31.75 ppm, ठीक है ना, ppm। तो यही क्या है, हार्डनेस है। कि यहाँ पर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको ppm में दिए थे, तो ये भी जो है वो आपको ppm में ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सैंपल में ये जो अपने पास CaSO4 और ये जो अपने पास जो है वो MgCl2 जो भी दे रखा है, इन दोनों को हटाने के लिए आपको पर ppm कैल्शियम कार्बोनेट का 31.75 ग्राम मास जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हार्डनेस होता है। हार्डनेस का मतलब ये होता है, हम एक क्वेश्चन इस पर ओढ़ लेते हैं, देखिएगा जरा। ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अलग है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। is required to remove hardness of 1 meter cube water if this hard water contains, if this hard water contains 1.62 milligram कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, 1.62 मिलीग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। कि आपको दे दिया, क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी में हमारे पास 1.62 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब इसको हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए आपको बेसिकली कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो अभी मैंने कहा था ना रिमूवल मेथड कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करें, ये बेसिकली उससे बिलोंग करता है। तो आप देखो जरा कि पहले तो हम एक काम करते हैं, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाले सॉल्यूशन में आप CaO मिलाओगे, ठीक है ना, तो जब हम मिलाते हैं तो रिएक्शन जब होगी वो होगी भैया कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जो है यहाँ पर क्या बनेगा, अपने पास H2O बनेगा, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पहले तो हम चेक कर देते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो कैल्शियम इधर 2 हो गए, हाइड्रोजन जो है वो इधर अपने पास 2 हो गए, कार्बोनेट जो है वो भी अपने पास 2 हो गए, तो रिएक्शन जो है वो अपनी बैलेंस हो चुकी है, ये रिएक्शन है। और हमने जो बाइकार्बोनेट को जो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पानी की हार्डनेस जो वो इससे हट भी सकती है। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि भैया जी 1.6 मिलीग्राम जो है कैल्शियम एक तरीके से बाइकार्बोनेट, ये 1 लीटर में प्रेजेंट है। आपको जो है वो कितना पानी प्योर करना है, आपको 1 मीटर क्यूब पानी प्योर करना है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, ये हमारे पास है इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में इसका मास कितना है, 1.62 मिलीग्राम यानी 10⁻³ ग्राम। तो मैं ये बोल देता हूँ मास ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस इन 1 मीटर क्यूब वाटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया, 1000 लीटर। तो 1000 लीटर पानी में जो इसका मास कितना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1000 से। तो भैया देखो 1000 लीटर पानी में इसका जो कितना मास प्रेजेंट होगा, 1.62 ग्राम प्रेजेंट होगा। तो मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास गिवन ये है कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इसका 1.62 ग्राम आपको लेना है। तो इसका अगर 1.62 ग्राम है ना, तो एक काम करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं इसके 1.62 ग्राम के साथ इसके कितने मोल रिएक्शन करेंगे। तो आप ये सोचो, इसको पहले तो मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1.62 डिवाइड बाय इसके मोल, इसका मोलर मास हमें चाहिए। तो कैल्शियम का कितना 40, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का कितना 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 16 इंटू कितना 6, ठीक है। तो इसको करो, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से आएगा 162। तो इसके मोल आ गए कितने, 10⁻²। ये मेरे पास मोल आ गए किसके, इसके कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ CaO, तो इसके रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, 10⁻² है। तो मास कितना आएगा, मास आएगा 0.56
ग्राम। दिस इज आंसर। ठीक है, कि आपको जो है वो इसका 0.56 ग्राम, अगर आप इसके 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर में मिला दोगे तो केवल इतना सा मिलाने से ही पानी जो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। हम इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं कि भाई जितनी ज्यादा आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है ना। और यहाँ से क्वेश्चन जो अक्सर जेईई में पूछे जाते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, देखो जरा कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 12 into 10⁻⁵% of MgSO4 and 1.11 into 10⁻⁵% of CaCl2, ठीक है, is present in water, is present in water। तो मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, also calculate the number of millimoles, या आप यहाँ पर मोल भी बता सकते हो, चलो नंबर ऑफ मोल ही बता देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ 1 मीटर क्यूब वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले हम हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। तो हार्डनेस हमेशा कैलकुलेट करी जाती है भैया पर पीपीएम में। ध्यान रखना कि पीपीएम में कितना होगा। जैसे यहां पर ये आपको परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज को पहले आप इसको पीपीएम में कन्वर्ट कर लो, फिर इसके बाद में जो आप क्या कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो, या फिर जो हम एक काम करते हैं पहले परसेंटेज में निकाल के लास्ट में पीपीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोनों ही तरीके सही है, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या हमारे पास ऐसा है कि आपको ये परसेंटेज दे रखा है MgSO4 का। मैं क्या लिखूंगा, अगर हार्डनेस निकालना है तो वही बात, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4, और साथ में क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2। ऐसा ही है। तो एक काम करते हैं, देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मोल इनटू वैलेंस फैक्टर कितना, 2। इसके लिए भैया परसेंटेज का मतलब पर 100 में इसका इतना मास प्रेजेंट होगा, तो इसके लिए मैं निकाल लेता हूं 12 इंटू 10⁻⁵। ये तो हमारे पास मास आ गया किसका, MgSO4। ध्यान रखना अभी हम पर 100 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और हार्डनेस बताएंगे पर 10⁻⁶ के लिए। तो पर 100 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको 1 के लिए बदल लेंगे, फिर 10⁻⁶ में बदल लेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया कितना, 12 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय इसका जो है वो अपने पास मोलर मास, तो 96 और 24 ये आ जाएगा कितना, 120 इंटू वैलेंस फैक्टर इज 2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका जो है वो पर 100 में कितना मास है, 1.11 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय कितना आ गया, इसका एटॉमिक मास, मोलर मास जो है वो आएगा कितना, 111 इंटू इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो, ये वैलेंस फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास जो कुछ और भी कैंसिल हो रहा है भैया, ये तो आ जाएगा कितना, 10⁻⁶, और ये जो है वो अपने पास आ जाएगा 10⁻⁷, 10⁻⁶ प्लस यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 10⁻⁷। ठीक है, तो हमारे पास मोल आ गए, कितने आ गए इसके मोल, ये आ गए भैया जी 1.1 इंटू 10⁻�6 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब भैया ये कितने ग्राम में प्रेजेंट है, ये तो पर 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो मैं ये बोलूंगा कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 100 ग्राम के लिए कितने मोल की जरूरत है आपको, 1.11 इंटू 10⁻�6 मोल की आपको जरूरत है। कितने ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए। तो हमें तो 10⁻⁶ ग्राम के लिए चाहिए, तो 4 10⁻⁶ ग्राम ऑफ वाटर
मुझे बताओ कितने मोल की जरूरत पड़ेगी। 1.11 10⁻⁶ डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर जो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁶, ये कैंसिल हो गया। तो कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, इतने मोल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है कि 10⁻⁶ ग्राम के लिए इतने मोल की जरूरत पड़ेगी। हमें यह पता करना होता है 10⁻⁶ ग्राम में कितना मास मिलाना पड़ता है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ CaCO3, तो ये आ जाएगा 1.1 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना 100, तो ये आ गया 1.1 ppm, है ना, 1.1। तो हार्डनेस कितनी आ गई भैया, हार्डनेस आ गई सैंपल की कितनी, 1.1 ppm। ये लो, दिस इज द हार्डनेस ऑफ सैंपल। कि आपको क्या करना है, आपको ये बताना है 10⁶ ग्राम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए बेसिकली जो है उसमें जितने भी आपके पास हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है उनको हटा के कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्लेस कर दूं, तो 10⁶ ग्राम पानी के लिए आपको कितने कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर 1.1 ग्राम पर ppm की जरूरत पड़ेगी। दिस इज हार्डनेस। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का आपको ये बोल रहा है, देखिएगा जरा कि सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आपको इस हार्डनेस को क्या करना है, हटाना है। तो आपको बेसिकली सोडियम कार्बोनेट के कितने मोलों की जरूरत पड़ेगी। देखो क्या हम हटाते हैं, तो हटाने के लिए आपने सोडियम कार्बोनेट मिलाया, तो सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, जो MgSO4 होगा ये, और सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3 है। तो मेरे पास बनेगा भैया Na2SO4 और साथ में बन गया MgCO3, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रेसिपिटेट में। ठीक है, रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस है। और सेकंड जो है वो अपने पास क्या है, सेकंड जो है वो अपने पास है CaCl2। तो CaCl2 को अगर मैं हटाऊंगा, Na2CO3 मिलाया है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा CaCO3, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, साथ में बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब देखो जरा कि आपको पूछा है कि 1 मीटर क्यूब पानी में जितने भी अपने पास MgSO4 CaCl2 है, इनको हटाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल चाहिए। तो मुझे ये बताओ पहले, 1 मीटर पानी क्यूब, 1 मीटर क्यूब पानी का मतलब क्या है, 1000 लीटर। तो यहां पर तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि भैया ये क्या है, परसेंटेज। मैं ये बोलूंगा कि मास ऑफ MgSO4 इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में कितना मास है, इसका है भैया 12 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। तभी तो परसेंटेज कितना आएगा, लगभग जो है वो अपने पास 12 इंटू 10⁻⁵ आएगा। तो 100 ग्राम पानी में जो है मैग्नीशियम सल्फेट इतना है, तो हमें तो क्या करना है, ये पता करना है भैया 1 मीटर क्यूब पानी में कितना होगा। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर। ठीक है, तो 1000 लीटर का मतलब हो गया 10⁶ ग्राम। तो 10⁶ ग्राम पानी में हमारे पास इसका मास आ जाएगा कितना, 12 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁶, तो ये आएगा कितना, 120 ग्राम। ठीक है, तो भैया 1 मीटर क्यूब में इसका मास हमारे पास कितना है, 120 ग्राम, यानी कि इसके मोल कितने आ गए, इसके मोल आ गए कितने, 120 डिवाइड बाय 120 कितना, 1 मोल। क्लियर। फिर इधर देखो, अगेन मैं ये बोलूंगा कि मास ऑफ CaCl2 इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर में कितना है, 1.11 इंटू 10⁻⁵, तभी तो परसेंटेज जो है 1.11 इंटू 10⁻⁵ आएगा। तो 100 में इतना है, तो वही 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁶ इंटू कितना 10⁶। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 11.1 ग्राम। ठीक, तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड का मास आ गया कि भैया अगर 100 ग्राम पानी में 1.11 इंटू 10⁻⁵ ग्राम है कैल्शियम क्लोराइड का, तो 10⁶ ग्राम में यानी 1 मीटर क्यूब पानी में कितना होगा, 11.1 ग्राम होगा। तो इसका मास मुझे मिल गया कितना, 11.1 ग्राम। तो इसके मैं मोल निकाल लेता हूँ, इसके मोल आ गए 11.1 डिवाइड बाय कितना, 111, 0.1। ठीक, अब देखो कि इसके 1 मोल को हटाने के लिए इसके 1 मोल की जरूरत है, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1, और इसके 1 को हटाने के लिए इसका 1 चाहिए, तो 0.1 को हटाने के लिए इसका कितना चाहिए होगा, 0.1। तो टोटल मोल्स रिक्वायर्ड, है ना, कितने हो गए, किसके, Na2CO3 के। तो टोटल मोल हमें चाहिए कितने, 1.1।
1। ये लो जी, ये आंसर आ गया। तो ये है भैया हार्डनेस ऑफ वाटर। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपके समझ में आई होगी। सारे न्यूमेरिकल जो हो जितने भी अलग अलग तरीके के बनते थे वो मैंने बता दिए। अब भाई इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बच रहा है, वो है H2O2 और ओलियम। वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करके चैप्टर को खत्म करते हैं। तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, एक बार आप क्लास को दोबारा देखें, वापस देखें, ठीक है। इसके बारे में आप एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ ले। मैंने कहा था कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से भी बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ें आप एनसीईआरटी में जाके देखें। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।